देखो परसेंटेज में आज जो है हमारा टाइप नंबर 10, ठीक है। इस टाइप में किस तरीके के सवाल आएंगे यहाँ पर वो देखेंगे। तो इसमें जो सवाल आएंगे हमारे वो रूल ऑफ एलिगेशन पर आधारित होंगे, ठीक है, मिश्रण का नियम उस पर आधारित होंगे। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि इसके लिए जैसे आप ये समझिए, एक कोई दुकानदार है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो अपने गांव में एक दुकान खोलता है, उसको चावल बेचने हैं, ठीक है। तो शहर गया और वहाँ उसने 2 दुकानें देखी चावल, ठीक है, जहाँ मिलते हैं। तो पहली दुकान में जो चावल थे उसने देखा कि पहली दुकान में जो चावल है वो 40 रुपये किलो है, ठीक है। दूसरी दुकान में जो चावल थे वो थे 35 रुपये किलो, ठीक। पहली दुकान में चावल थे 40 रुपये किलो, दूसरी दुकान में 35 रुपये किलो। तो अब देखो, वो जो दुकानदार है वो ये सोच रहा है कि अगर हम इस दुकान से लेंगे तो महंगे चावल हैं, इसमें सस्ते हैं थोड़े, ठीक है। हम कुछ ऐसा अनुपात ले लें या ऐसा कुछ इन दोनों से लें, मतलब इसको लेंगे तो चावल की क्वालिटी बनी रहेगी, और इससे लेंगे अगर हम चावल, ठीक है, तो क्या होगा, हमें सस्ता मिल जाएगा थोड़ा, ठीक। सोचा ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बिठाया जाए कि इससे भी ले लें इससे भी ले लें, ठीक है, और चावल जो है हमको वो पड़ जाए 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये किलो के हिसाब से चावल, ठीक। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दुकान से चावल लेना है, दूसरे दुकान से चावल लेना है, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा उसको कि ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बैठाना है कि यहाँ से कितना लिया जाए, यहाँ से कितना लिया जाए, ताकि उसको चावल जो है 30 रुपये किलो के हिसाब से बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं, रूल ऑफ एलिगेशन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, ठीक है। जैसे एक ये वाली वैल्यू है और एक ये दूसरी वाली वैल्यू है, जितने हिसाब से वो सोच रहा है उसको बीच में रख देते हैं, इससे इसमें घटाओगे, ठीक है, इसको इसमें घटाओगे तो 10 आ जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा मात्रा का अनुपात। क्या निकल के आ जाएगा, मात्रा का अनुपात। मात्रा का अनुपात मतलब अगर वो 5 किलो चावल यू वाला खरीद ले, चावल यू वाला खरीद ले, तो जो चावल आ जाएगा उसको 30 रुपये के रेट से अगर बेचेगा, ठीक है, तो उतना ही खर्च उसका होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये निकल के आता है मात्रा का अनुपात। क्या आता है, मात्रा का अनुपात, ठीक है। हालांकि इसका पूरा जो अच्छा तरीका है समझाने का, रूल ऑफ एलिगेशन का, वो चैप्टर चलता है उसमें, आपने समझाते हैं उसको उसमें, ठीक है। तो अभी आप बस यही याद रखिए, क्या क्या बच्चा याद रखना है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, ठीक है, पहली वाली वैल्यू से इसमें घटा के इधर लिखना होता है, इस वाली से घटा के इसमें इसको इधर लिखना होता है, ठीक। तो ये जो अनुपात निकल के आता है वो मात्रा का अनुपात निकल के आता है। इसके अलावा और जो रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं वह हमेशा किस पे लगता है, क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर, वह हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है, विक्रय मूल्य पे नहीं लगता, क्रय मूल्य पर लगता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर लगता है। क्या लगता है क्रय मूल्य पर, रूल ऑफ एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण का नियम। क्लियर, बात समझ पर मिलाना ही होता है। तो इस नियम पर आधारित जो प्रश्न है वो हम आपको कराने जा रहे हैं। हालांकि इस नियम को रूल ऑफ एलिगेशन चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी पर आधारित टाइप है हमारा। अब इस पर आधारित जो प्रश्न उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन बच्चा यहाँ से 132 नंबर प्रश्न से शुरू। 132 में क्या कह रहा है, दिख नहीं रहा था, ठीक। 132 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि किसी फार्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपये था, ठीक है। फार्म के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपये था, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, कोई फार्म है उसमें मेल और कर्मचारी है,
अच्छा एक चीज़ बताओ, जो कर्मचारी होते हैं वो बनते कैसे हैं? मेल और फीमेल को मिक्स कर दो, मिश्रण बना दो तो वही तो बनते हैं कर्मचारी, ठीक है। ऐसा तो है ना केवल मेल मेल रहा है, तो वही है। कह रहा है कि किसी फॉर्म में जो मेल कर्मचारी हैं ना, उनका औसत वेतन जो है वो 5200 रुपया है, वेतन 5200 रुपया है, मेल के सामने लिख दिया। फीमेल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 4200 रुपये। फीमेल कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपये। इन दोनों को जब मिलाओगे तो यहाँ जो चीज़ आती है वो मिश्रण वाली बीच वाली आती है। तो कह रहा है कि कर्मचारियों का, फार्म के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना है? 5000। फार्म के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना है? 5000 रुपये, ठीक है। तो आपसे कह रहा है बताइए महिला कर्मचारियों का जो है प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए देखिए, ये पुरुष हो गए उनका वेतन, ये महिलाओं का वेतन, ये कुल कर्मचारियों का वेतन। तो नीचे जो ये कुल कर्मचारियों का वेतन होता है, इससे इसको घटा के दर लिखें, इससे घटाओगे आप इसमें तो ये कितना आ जाएगा? 5000। 5200 में 5000 चला गया तो 200 आ गया। इधर देखो, अब इसको कहीं तो कैसे घटाया, माइनस का आएगा क्या? नहीं, इसमें देखो इसमें से घटा दो, ठीक है। तो 5000 में 4200 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। ये अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? यहाँ पे जो रेशियो आया है वो कर्मचारियों की संख्या का रेशियो आया है। किसका आया है? कर्मचारियों की संख्या का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ इसको काट देंगे तो 2, 4:1। कितना है? 4:1। आपसे कह रहा है कि बताओ महिलाएं जो हैं, तो आप ये समझिए जो वो है उसमें एक महिला है तो 4 पुरुष काम करने वाले हैं, इस तरीके का अनुपात है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि महिला कितने प्रतिशत है, तो महिला है 1 कितने पर? टोटल कर्मचारी कितने? 5 पर। तो 1/5 कितना होता है? 20%। महिला कितने परसेंट है? 20%। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नहीं समझ पाए? एक महिला है कितने पर? टोटल कर्मचारी पर देखा जाता है, तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? 5। 1/5, 1/5 का 20%, ठीक है। क्या रहा है 133 नंबर प्रश्न में? क्या कह रहा है बच्चा? 1200 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। देखो, ये कोई परीक्षा होगी और उसमें 1200 विद्यार्थी जो हैं वो, अच्छा 1200 ना, सॉरी 12500 है। 12500 विद्यार्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो एक कोई परीक्षा होगी उसमें इतने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 50% लड़कों तथा 70% लड़कियों ने परीक्षा दी। तो फिर से देखिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब फिर देखो, बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाओगे तभी तो मिश्रण के रूप में स्टूडेंट बनता है, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स, इसमें क्या है? 70% लड़कों ने परीक्षा दी, ठीक है। 50% लड़कों ने और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, जो पास होने 50% लड़के, 50% लड़के, ठीक है, और 70% लड़कियों ने परीक्षा पास की। 70% लड़कियों ने परीक्षा पास की। उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, अब देखो इन दोनों को मिला दोगे तो उत्तीर्ण होने वाले टोटल विद्यार्थी का प्रतिशत जो है वो 60% है, ठीक है। तो कह रहा तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, लड़कियां कितनी सम्मिलित हुई, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे परसेंट में दिया, सब कुछ परसेंट में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा। इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ, ठीक है। 70 में 60 गया, कितना बचा? 10। 60 में 50 गया, कितना बचा? 10। तो रेशियो निकल के आ गया लड़कियों और लड़कों का, यानी परीक्षा में एक लड़की थी तो एक लड़का था, मतलब आधे आधे थे। मतलब अगर परीक्षा में अनुपात के रूप में देखा जाए तो कितने स्टूडेंट थे? अनुपातिक 2। लेकिन वो कह रहा नहीं भैया परीक्षा में तो इतने स्टूडेंट थे, तो ये 2 की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 12500। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल दो। वो पूछ रहा लड़कियां कितनी शामिल हुई थी, तो 12500 में आप 2 का भाग लगा दो, 6 दूनी 12, ठीक है, 0, 2 दूना 4, ठीक, अब 5 दूना 10, नहीं आएगा, अच्छा 0 नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 6250 जो है यहाँ पर कौन थी? लड़कियाँ। 6250 यहाँ लड़कियाँ थी और लड़के भी कितने थे? 6250। यही पूछा आपसे कि कौन कितना रहा है, ठीक है। लड़कियाँ कितनी थी? 6250।
देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन 134। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10%, यानी मेल की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या 8% बढ़ जाती है। जबकि कुल जनसंख्या यानी इन दोनों को मिला करके जो कुल जनसंख्या बढ़ जाती है वो 9% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, इसका रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो 9 में से 8 गया 1, इससे निकाल दोगे। 10 में से 9 गया 1, यानी ठीक है 1:1 के रूप में बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या, यानी ये अनुपात निकल के आ गया किसका, मेल और फीमेल का। कह रहा तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालनी है। फिर से देखो, अनुपातिक 2 की वैल्यू, अनुपातिक 2 टोटल जनसंख्या कितनी है 2, लेकिन वहां कह रहा 8000, 2 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू 4000, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है तो 4000। अगर पूछता महिलाओं की संख्या कितनी है तो वही अनुपातिक 1 निकलता, तो उनकी भी संख्या 4000 आ जाती। 135 नंबर में कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 12000 थी। एक गांव की जनसंख्या जो है वो 12000 थी। ठीक है, एक वर्ष में पुरुष की संख्या 6% तथा महिला की संख्या 8% वृद्धि होती है, यानी मेल और फीमेल, पुरुष जो है 6% बढ़ते हैं एक वर्ष में, सॉरी हाँ ठीक है, पुरुष 6% और महिला 8% बढ़ती हैं। ठीक है, वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 12800 हो जाती है। यानी जब पुरुष भी बढ़े 6%, महिला भी बढ़ी 8%, तो बढ़ करके गांव की जो जनसंख्या हो गई वो 12800 हो जाती है। ठीक है, तो अगर 12800 हो जाती है तो आप पहले ये देखो कि बढ़ी कितनी, तो 800 बढ़ गई, 800 बढ़ गया ना। टोटल पॉपुलेशन महिला और पुरुष दोनों को मिला करके कितना बढ़ गया, 800 लोग। ठीक है, तो जो 800 लोग बढ़े हैं वो यहाँ पे बीच में आएंगे, नहीं कुल कितनी बढ़ी वो बीच में यहाँ पे वैल्यू आती है। तो अब अगर यहाँ पर हमने 800 रख दिया तो एक चीज़ देखो बच्चा, हम क्या इसको डायरेक्ट इससे घटा सकते हैं, नहीं घटा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो परसेंट में लिखा हुआ है और ये वैल्यू में लिखा हुआ है, रियल वैल्यू में। तो परसेंट वाली चीज़ वैल्यू वाली चीज़ से डायरेक्ट हम नहीं घटा पाएंगे। तो क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें, इसको 6% निकाल दें। ठीक है, उसका 8% निकाल दें 12000 का, कितने बढ़े। ठीक है, और या तो फिर हम क्या करें, जो ये 800 बढ़ी है जनसंख्या इसको परसेंटेज में चेंज कर दें। तो हम क्या कर लेते हैं, जो 800 बड़ी जनसंख्या है इसको परसेंटेज में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनसंख्या मतलब टोटल जो शुरू में पॉपुलेशन थी वो 12000 थी, 12000 थी, बढ़ी कितनी 800, बढ़ी कितनी 800, यानी जो चीज़ ऊपर लिखा है कितने में बढ़ी है 12000 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। तो आप ऐसे कर लो, या रेशियो से काट करके अपना बना सकते हैं। 2 शून्य से तो ये कट गया, 1 शून्य से ये कट गया। ठीक है, अब किसी से कटेगा, अब इसको काट दो भाई, 4 से 4 3 12 20। ठीक है, तो 20/3 कितने परसेंट, तो और देखो एक चीज़ ये 20/3% अगर हम करेंगे यहाँ पे रख के तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घटा लेंगे हम उसमें। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी जटिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही रख के कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करके देख लो चाहो तो। 20/3%, 20/3, इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ। ठीक है, तो कैसे घटाओगे, तो ये फ्रैक्शन होगा, ये तो रियल वैल्यू है, तो घटाओगे 8 में से 20/3 घटाओ। इसका क्या करना पड़ता है, इसका इसमें गुणा कराओगे, हर बराबर करना पड़ेगा ना। तो 8 3 24, 24 में से 20 चला गया, 4/3 किधर आ गया, 4/3 इधर। फिर अब इसको इससे घटाओ। ठीक है, तो 20/3 में से 6 घटाओ, 6 3 18, 20 में से 18 गया 2 और बटे में 3, 2/3। ठीक है, इधर आ गया 2/3, इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 3 नीचे है तो चूंकि बराबर है तो ये कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा। और इसको ऊपर भी काट सकते हो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2:1, कितना आ जाएगा 2:1। आपसे क्या रहा है,
135 में क्या कह रहा है भाई? तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? अच्छा, वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो वृद्धि से पहले टोटल जनसंख्या थी 12,000। वृद्धि से पहले कितनी जनसंख्या थी? या वहां 12,000 बता रहा है, ठीक है, और यहां बता रहा है अनुपातिक 3, ठीक है। तो यहां पर 3 की वैल्यू 12,000, तो पुरुष कितने हैं? 2, तो अनुपात 2 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो 4 काट देंगे तो 4 3 12, 4,000 आ जाएगा, और 2 का गुणा करा देंगे तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 8,000 है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ पाए? यहाँ पे थोड़ा सा ये भिन्न वाली कैलकुलेशन करने में दिक्कत हुई। क्लियर? ये 136 नंबर प्रश्न देखो। देखो बच्चा, 136 नंबर प्रश्न में कह रहा है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का है, साधारण ब्याज का वो चैप्टर ही चलता है पूरा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें रूल ऑफ एलिगेशन के अंतर्गत ये आ गया तो हमें बताना पड़ेगा। कह रहा है 1500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक दर से दिया जाता है। 3 वर्ष में कुल ब्याज जो है वो 396 रुपये प्राप्त हुआ है, तो 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। आप ये समझिए, जैसे किसी को पैसे आप उधार दे रहे हो, ठीक है, 1 साल के लिए, वो ब्याज पे दिया जाता है। तो यही ब्याज जो है 2 प्रकार का चलाया जाता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हालांकि इनको हम चैप्टर में स्पेशल आपको बताएंगे, ठीक। जैसे जब भी कोई राशि आप दे रहे हो, जैसे मान लो किसी को तुमने 2,000 रुपये उधार दे दिए, उससे कहा कि भाई 1 साल के लिए तुम ले लो, लेकिन हम तुम्हें जो है 2,000 रुपये उधार दे रहे हैं, ये 10% ब्याज पर दे रहे हैं। कितने परसेंट ब्याज पर? तभी तो उसको फायदा होगा ना, रकम तुम्हें दे के क्या फायदा उसको, महंगाई वैसे भी बढ़ती है। तो भाई 2,000 का 10%, मतलब जब 1 साल हो जाएगा ना, तो उस व्यक्ति को 2,000 रुपये तो लौटाना ही है, साथ साथ 2,000 का 10% भी लौटाना है। समझ पाए? ये 2,000 का 10% यानी 200 रुपया और देना है, यानी 1 साल के बाद 2,000 वो और 200 ब्याज वाला, 2,200 रुपये वापस देना है, ठीक है। तो ब्याज के अंतर्गत यही सब पढ़ाए जाते हैं आप, ठीक है, वैसा क्वेश्चन है ये। तो चक्रवृद्धि यानी साधारण ब्याज पर ये प्रश्न है। कह रहा है कि 1500 की धनराशि, यानी धनराशि जो थी वो 1500 की थी, ठीक है, जिसे देना उधार। इस राशि का कुछ भाग, यानी इसका कुछ भाग, हमें ये पता नहीं है कितना भाग, लेकिन कुछ भाग, तो हम 2 भाग में बांट लेते हैं। इसका कुछ भाग, ठीक है, 10% साधारण ब्याज की दर से, इसका कुछ भाग अब हमें पता नहीं है। 10 कुछ भाग का मतलब समझ रहे हो, 1500 का हो सकता है 700 रुपया का हो, 10% पर देनी है, बस 2 लोगों का देनी है। और कह रहा कुछ भाग जो है वो 7% की दर से दिया है। नहीं समझ पाया? राशि है 1500, 2 लोगों का मान लो बांटना है, तो एक आदमी का 1,000 दे दी नीस, और एक का 500 दे दी, 1,000 वाले कही भैया तुम्हें 10% पर देवे, और जो 500 जो काम ले लिया 7% पर ले जाओ तुम। तो राशि थी 1500, उनको 2 भागों में बांट दिया है, एक भाग को 10% पर और दूसरे भाग को 7% ब्याज पर दे दिया। 3 वर्ष में कुल ब्याज, जब 3 वर्ष हो जाते हैं, कितने वर्ष, राशि कितनी लगाई थी 1500, और 3 साल जब हो जाते हैं ना, कितने साल बच्चा, 3 साल, तो जो ब्याज मिलता है ना वो मिलता है उसको 396। कितना मिलता है? अच्छा एक चीज बताओ, तो 3 साल का ब्याज 396 है, लेकिन जो यहाँ पे जो ब्याज की दर बताई गई है वो तो 1 साल वाली बताई गई है। कितनी वाली बताई है? 1 साल। 1 साल में 10%, 1 साल में 7%। तो भैया ये ब्याज 3 साल के दे रहे हो, तो तुम 1 साल के ही ब्याज निकालो कि 1 साल में कितना मिलो ये खा। तो 1 साल में 3 से भाग दे दियो, तो यू आज ये 1, यू आज ये 3, यू आज ये 2। कि भाई का अगर ये 1500 रुपये जो ब्याजन पर लगाइए, 1 साल में कितना रुपया मिल रहा हो? 132 रुपया। कितना मिल रहा है? 132। तो यानी दोनों जो भागों में जो उसको ब्याज मिल रहा है 1 साल का, वो 132 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कहीं तो हम यू माने रखी 396, यू एक ही माने रखा गया, क्योंकि जो ब्याज की दर है वो 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, और यो ब्याज दे रहा था वो 3 साल के लिए। तो हमें 3 साल के लिए 1 साल वाला ब्याज चाहिए कि 1 साल में कितना मिलो, 1 साल में 132 मिलो, ठीक है।
दोनों को राशियों को मिला करके, इसकी दोनों भागों को मिला करके। अब फिर वही सिचुएशन हमारे पास आ गई। क्या आ गई बच्चा, कि यहाँ पर ये परसेंट वाली वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, इसे घटा नहीं सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, या तो इसको परसेंट में बदल दो या तो इनको रियल वैल्यू में बदल दो। अब की बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को रियल वैल्यू में बदल लेते हैं। ठीक है, तो राशि थी हमारे पास कितनी, 1500। ठीक है, राशि थी कितनी, 1500। तो 1500 का 10% निकाल देंगे पहले। तो 1500 का 10% ऐसे तो निकाला जाता है, याद है ना ये सब। तो ये शून्य से शून्य कट गया, कितना आ गया, 150। ठीक, तो यहाँ पे 10% के हिसाब से अगर दिया होता, पूरा का पूरा अगर राशि 10% के हिसाब से दिया होता, तो उसको कितना ब्याज मिलता है एक साल में, 150 रुपया। ठीक है, लेकिन अगर पूरी की पूरी राशि को 7% के हिसाब से दिया होता 1500 को, तो 1500 का 7% निकाल दो, फिर वैसे काम करना है। कितने परसेंट, 7% बटे 100। ये हालांकि करके दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए बता रहे हैं। तो 15 सत्ते 105, 105 रुपया उसको मिल जाता। अब हमारे पास क्या है, ये भी राशि देखो, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये दोनों को मिला करके ब्याज है। अब एक जैसी राशियां बदल गई, इनसे कोनो मतलब नहीं रह गया हमारा, इनसे। अब हम डायरेक्ट इनसे घटाएंगे, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ। ठीक है, 150 में 132 गया, 132 में 105 गया, यानी 32 में 5 गया तो 27 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, तो 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। यानी 10% से दी गई कौन धनराशि, या टोटल धनराशि कितनी थी, 1500। तो कट जाएगा, ये पहले रेशियो निकाल लो। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 3, ठीक, 3:2 है ना। तो रेशियो निकल के आ गया धनराशियों का, यानी यह वाली अनुपातिक 3 के रूप में दिया था, ये अनुपातिक। टोटल धनराशि कितनी दिया है, 5। कितना है, 5 यहाँ करे 5, लेकिन वहां तुम रियल में कितनी दी हो, 1500। तो 5 की वैल्यू 1500, 5 की वैल्यू 1500। तो कह रहा है कि 10% पर कितना दिए रहो, तो 10% पर अनुपातिक 3, तो 3 की वैल्यू निकाल दो। तो 1500 बटे 5 गुणा 3, 5 3 15। तो 10% की दर से 900 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, ये भी चैप्टर चलता है पूरा। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि रूल ऑफ एलिगेशन जो है सभी चैप्टरों में लग सकता है। ठीक, तो लिखा हुआ है, एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, एक दीवार घड़ी है, दो चीजें। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। ठीक है, दोनों मिला करके 390 रुपए में खरीदी। आगे, वह घड़ी को 10% लाभ पर, घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है, और इस तरह उसे 51.5 इस तरीके से 51.5। देखो एक चीज देखिए, ये भी लाभ है, ये परसेंट में है, ये भी लाभ है, ये परसेंट में है, ये भी लाभ है, लेकिन ये परसेंट में नहीं है। ठीक है, बेच देता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य और दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य और घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर बताइए। ठीक है, अब फिर वही सिचुएशन हमारे पास आ गई। क्या आ गई बच्चा, कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है क्या में है, ये रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज में लाभ है, ये भी परसेंटेज में लाभ है। तो डायरेक्ट हम घटा नहीं सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, या तो इनको रियल वैल्यू में बदल लो दोनों को, या तो इसको परसेंटेज में बदल दो। तो हमें क्या, परसेंटेज में बदलना थोड़ा कठिन लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसको रियल में बदल दो। तो अगर दोनों की दोनों घड़ी जो 390 की खरीदी गई है 10% लाभ पर बेची जाती, दोनों की दोनों, तो कितना लाभ होता। तो इसका 10% निकाल लेंगे तो 2 शून्य कट जाएंगे। ठीक है, यही आ जाएगा 39 से। ठीक है, 10% निकाल लोगे ना इसका, इसका 15% निकाल देंगे तो 1 शून्य तो कट जाएगा, पर इसे और 3 आ जाएगा, 3 से गुणा करा देंगे, ऐसे तो होगा 15/100, 1 शून्य कट गया, और ये आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2। ठीक है, इसका गुणा करा देंगे, बाकी
मैं करके देख लो भाई। तो 9 × 27 के 7 हासिल 2, 3 × 9 और 2, 117/2 आएगा इतना। और पॉइंट में अगर दे दो तो 5 दूनी 10, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक। और कितना बचा 1, फिर 5 दूनी 10, 58.5। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको कैसे बदला परसेंट से इसमें रियल वैल्यू में। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, रियल वैल्यू में ये भी लाभ है, ठीक है। अब बस क्या करेंगे, सीधा इससे इसको घटा दो, इससे इसको घटा दो, ठीक। दशमलव वाला घटाना आता है। दशमलव वाला घटाने के लिए बच्चा क्या करना होता है, जो भी पहले बड़ी वैल्यू है, देखो 51.5 में से 39 घटाना है, तो 39 यहाँ रखेंगे, दशमलव यहाँ होता है ना, 39 दशमलव ऐसे करके 0 0, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये आ गया 5, इधर हो गया 11, 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, इधर बचा 4 में से 3 गया, तो 12.5। इसको घटा के लिखा है 12.5। अब से इसको घटाना है, इसको घटाना, तो देखो दशमलव एकदम सेम पोजीशन पर आनी चाहिए। जैसे अभी देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे इसको घटाएंगे तो 58.5 में से 51.5 घटाएंगे, तो दशमलव यो इसका सेम जगह आना चाहिए। सब दशमलव यहाँ आ गया, और दशमलव के इस तरफ कितना है 51, उस तरफ क्या है 5, ये 0 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है। क्लियर, यही तो आएगा बस 7.0 ये रेशियो आ गया। तो एक काम अब कर सकते हैं हम, देखो ये रियल में क्या है, रियल में बच्चा 7 है, ये 7/12.5 है ऐसे, तो ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा ना, तो वही करना काम। यहाँ दशमलव नहीं था, दशमलव हटाया यहाँ का, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 10/70/125 काट देंगे इसको, 5 से काटो, कट जाएगा, 5 एकम 5, इसको काटो 25, 14/25। आपसे पूछा क्या है, अच्छा दोनों घड़ियों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ देखो। पहले आपको क्या निकालना है, दोनों घड़ियों के बीच जो वो है, क्या पूछा है पहले, वास्तविक अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मूल्य जो है दोनों घड़ियों का कितना है 390, और यहाँ दोनों घड़ियों का मूल्य निकालो, अगर इनको जोड़ के निकलेगा तो 25 और 14 39, तो 39 की वैल्यू ये हो जाएगी, अनुपातिक 39 की वैल्यू 390। तो कह रहा दोनों घड़ियों का अंतर बताओ, तो अंतर कितना हो जाएगा 11, सॉरी नहीं 5 में 4 गया 1 और 2 11, ठीक है। तो 11 अंतर निकालना है, 11 यानी 11 की वैल्यू निकालनी है, तो बस 390/39, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, गुणा 11 कट गया, ठीक है, 110। समझ पा रहे हो, 39 से काटा एक बार में जाएगा 10 आया, 110। एक 138 नंबर देखो, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने यक्ष की 5 मदें, ठीक है, और वाई की 10 मदें, किसी व्यक्ति ने, ठीक है, यक्ष की 5 मदें और वाई की 10 मदें, वाई की 10 मदें, मदें मतलब शेयर, शेयर समझते हो, शेयर बाजार जैसे होता है ना, कैसे बताया जाता है तुम्हें, जैसे कोई कंपनी वगैरह होती है, ठीक है, तो कंपनी में मान लो एक कंपनी खोलने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ी, हालांकि इतना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ता है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। अब तुम खोलने जा रहे हो, तुम्हारे पास 5,000 रुपये है, अब 5,000 के जुगाड़ कहाँ से हो, तो तुमने क्या किया, लोगों से कह दिया भैया थोड़ा थोड़ा पैसा हमें उधार दे दो, ठीक है। तो लोगों ने अपने शेयर लगा दिए कि भैया लो 2,000 हमसे, 500 हमसे ले लो, 100 रुपये हमसे ले लो, ये हमसे ले लो, ठीक है। तो वो शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, यानी तुम भी उस कंपनी के एक तरीके के मालिक हो। जैसे अगर रिलायंस है, ठीक है, और रिलायंस इतने 1,000 करोड़ की कंपनी है, अब रिलायंस के शेयर आप खरीद लो,
1,000 रुपया के, तो तुम वो शेयर रखा, तुम वो मालिक हुई गए। लेकिन क्या तुम उनके चेयरपर्सन के पास बैठ जाइयो? कहीं पे हो गया मालिक है? नहीं कहीं पे हो, तुम्हारी औकात है कितनी शेयर की है? अगर शेयर तुम्हारा लगभग 10% से ऊपर है, जितने 1000 करोड़ की कंपनी हो 10% से ऊपर, तब तो थोड़ा तो तुम वैल्यू रखते हो। अब तुम आज जो 100 रुपया है या 1,000 रुपया है, 1000 करोड़ में कितने 0.0000000% का करने तुम मालिक होगे, तो तुम्हें उसकी थोड़ी वैल्यू ली जाएगी। तो शेयर की बात कर रहा है, मदे का मतलब शेयर, ठीक है। तो एक्स की 5 मदे, वाई की 10 मदे 1600 रुपये में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है बच्चा? दोनों 1600 रुपये में, ठीक है। आगे, यक्स की मदों पर 15% की का लाभ हुआ है। यक्स की मदों पर क्या हुआ है? 15% का लाभ हुआ था। वाई की मदों पर, देखो वाई की मदों पर हानि हो गई, ठीक है। शेयर बाजार वगैरह चलता है तो लोग खरीदते हैं, शेयर बढ़ते हैं तो लाभ हो जाता है, घट जाते हैं तो हानि हो जाती है, ठीक है। तो वाई की मदों पर 10% की हानि हो गई, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। सभी मदों में कुल 90 रुपए का लाभ हुआ। दोनों को मिला करके कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? 90 का। तो एक मद का क्रय मूल्य जो है वो आपसे पूछा है क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चा, अनुपात निकालो भाई इसके शेयर का, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से देखा यहाँ लाभ 90 है, यहाँ परसेंट में है, ठीक है। तो तुम क्या करो, इनको रियल वैल्यू में बदल दो। कैसे बदलोगे? सीधा इसको देखो, अगर सारे के सारे शेयर तो 1600 रुपये के खरीदे गए हैं, 15% पर लाभ हो जाता तो कितना लाभ होता? तो 1600 का 15 गुणा कर लो, 16 गुणा 15, 15 छः का 90, 0 हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, यही तो होगा, ठीक है। 240। सारे के सारे शेयर अगर 10% के होते तो कितना आता? 60। 160 रुपये की हानि हो जाती, 10% निकाल लियो ना, फिर मन। तो अब क्या करना पड़ेगा, वही काम फिर से हमारे पास आ गया। तो इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ, ठीक। इसको इससे घटाया, यानी इससे इसको घटाया तो 240 में 100 घटाओ, 140, 150, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे घटाओगे तो कैसे घटेगा? देखो, इसको घटाओगे कैसे? इसको ऐसे घटाओगे, इससे घटाओ, इससे इसको घटाओ। अगर ऐसे लिखोगे 90 में से इसको घटाओगे तो माइनस, और इसका भी माइनस, 160, तो ये जुड़ नहीं जाएगा, ठीक है। जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 250, है ना। तो बस अनुपात निकल के आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 3 15 5 25, ये शेयर का अनुपात आ गया। अब आपसे कह क्या रहा है, तो यक्स की एक मद का क्रय मूल्य कितना है? एक मद का क्रय मूल्य पूछ रहा। देखो, तो यहाँ पर टोटल मदें हैं कितनी? 8, तो 5 3 8, 8 मदों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1600। 1600 में खरीदी रहूँ ना, नहीं बेटिया समझ में आ रहा हो? तो एक मद की क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 200 रुपया, ठीक है। एक मद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया। एक मद का क्रय मूल्य 200 रुपया पूछ रहा है, तो कह रहा है यक्स की 5 मदें। हाँ देखो बेटा, अनुपातिक एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो यक्स की 5 मदें खरीदी हैं। आंसर क्या आ रहा है इसका? थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, ठीक। देखो ऐसे भी निकाल, ठीक है, ये ठीक ही, ऐसे भी आ जाएगा तब भी ठीक है। देखिए 5 3 8, 8 शेयर, टोटल शेयर कितना हो गया? 1600 के, तो 8 शेयर के मूल्य कितना हो गया? 1600। तो एक शेयर का मूल्य निकाल लोगे, 200 रुपया आ जाएगा। या हमने लिए थे इसमें कितने? अनुपातिक 5, मतलब 5 शेयर इसके लिए थे, किसके? यक्स के, ठीक है। तो 5 शेयर अगर यक्स के लिए थे तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे तो 1000 आ जाएगा टोटल। देखो, अगला टाइप है टाइप नंबर 11, ठीक है। इस टाइप में हमें क्या समझना है ये बताते हैं। जैसे देखो, मान लो
वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है ये। क्या पर आधारित प्रश्न लिख लो चाहो तो, वेन पर आधारित प्रश्न या वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर एग्जाम में, ठीक है। जैसे आप ये समझिए, मान लो किसी कक्षा में, ठीक है, मैथ पढ़ने वाले 40% विद्यार्थी हैं, ठीक है, तथा रीजनिंग पढ़ने वाले 70% विद्यार्थी हैं, ठीक। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और रीजनिंग भी पढ़ते हैं, दोनों भी पढ़ते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो हैं 20%, ठीक है। मेरी बात समझिए, हमने क्या बताया, एक कक्षा है उसमें मैथ पढ़ने वाले 40% विद्यार्थी हैं, रीजनिंग पढ़ने वाले 70% विद्यार्थी हैं। उसी कक्षा में दोनों पढ़ने वाले, मतलब मैथ भी पढ़ेगा वो और रीजनिंग भी पढ़ेगा, ऐसे पढ़ने वाले 20% विद्यार्थी हैं। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपसे प्रश्न पूछे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा। इसमें इसको लगाने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। तो पहला जो तरीका है वो वेन डायग्राम है, दूसरा जो है वो वेन डायग्राम से ही, ठीक है, निकल करके आता है समुच्चय से जुड़ा हुआ प्रश्न, ठीक है, सेट से जुड़ा हुआ। सेट जो कक्षा 10 में आप पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, उस 11 में जो भी, उसी पर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को समझ लिया आपने, हमने क्या बताया, किसी कक्षा में मैथ पढ़ने वाले 40%, रीजनिंग पढ़ने वाले 70%, दोनों पढ़ने वाले 20% और कुल पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं वो आपसे पूछ लिया है। तो मान लेते हैं ये गोला बना देते हैं इस तरीके से, ये मैथ का है, मैथ पढ़ने वाले इस गोले में आएंगे और रीजनिंग पढ़ने वाले इस गोले में आएंगे। अब ये क्रॉस लगा दिया है, ये क्या दिखा रहा है बीच वाला, दोनों पढ़ने वाले, जो मैथ को भी पढ़ेगा जो रीजनिंग को भी पढ़ेगा वो दोनों पढ़ने वाले। तो मैथ पढ़ने वाले, देखो अभी आपको बताया उसने कि मैथ पढ़ने वाले 40% है। मैथ का हमने इसको एम बना देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ, ये मैथ का है और ये रीजनिंग का है, ठीक है। तो मैथ पढ़ने वाले 40% है, रीजनिंग पढ़ने वाले 70% है, ठीक है। अब कह रहा दोनों पढ़ने वाले कितने परसेंट हैं? 20%। देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी इस टाइप के वेन डायग्राम के प्रश्न होंगे तो जो कॉमन वाली चीज़ है, जो दोनों वाली चीज़ है, उसको पहले रखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 20%। दोनों पढ़ने वाले हैं 20%, इसको यहाँ पे रख लिया। अब हमें करना क्या है बच्चा, हमें देखो जो 20% विद्यार्थी है ना बच्चा, वो ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन आपसे यूँ कह दिया जाए कि यूँ बताओ कि प्योर मैथ पढ़ने वाले, यानी केवल मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो ये तो मैथ पढ़ने वाले ये हैं, ये पूरे देखो, ये मैथ पढ़ने वाले भी पूरे हैं। अभी मैथ पढ़ने वाले में 20% तो ये घुसे हैं जो रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। तो अगर हम आपसे यूँ कह दें कि केवल मैथ पढ़ने वाले कौन होंगे, तो केवल मैथ पढ़ने वाला यही घेरा तो होगा, ये वाला देखो, ये केवल मैथ पढ़ने वाला ये घेरा। अगर हम कहते हैं मैथ पढ़ने वाले, तो मैथ पढ़ने वाले की ये घेरा पूरा है, लेकिन केवल मैथ पढ़ने वाले ये हैं। तो अगर हम आपसे कह दें बच्चा केवल मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो मैथ वाले में से जो दोनों वाले हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ रहे हैं, उनको घटा दो, तो केवल मैथ पढ़ने वाले निकल के आ जाएंगे कितने? 20%। अगर हम कहते हैं केवल रीजनिंग पढ़ने वाले बताओ कितने हैं, तो देखो ये रीजनिंग का पूरा घेरा है कि नहीं, और इसमें से 20% दोनों पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, तो केवल रीजनिंग पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? तो 70 में से 20 घटाओ, 50%, ठीक है। अब कह दो कुल स्टूडेंट कितने हैं, कितने परसेंट हैं, कुल कितने परसेंट हैं, कुल कितने हैं, तो देख लो 20 केवल मैथ पढ़ने वाले, 20 दोनों पढ़ने वाले, 50 केवल रीजनिंग पढ़ने वाले, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। आई बात समझ में कि नहीं? तो कुल कितने हैं? एक तरीका तो ये हो गया जो कि वेन पर आधारित है, वेन डायग्राम पर आधारित है। इसी से ही क्या बना हुआ है, हमारा एक फार्मूला बना हुआ है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है देखो, यानी कुल जो होता है, कुल नंबर ऑफ मैथ
और रीजनिंग, ये कुल का हो गया। कुल कुल जब निकालते हैं ना टोटल, ठीक है, तो कुल को जो है समुच्चय में जब पढ़ाया जाता है तो उसको यूनियन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको, ठीक है। नंबर ऑफ मैथ यानी केवल मैथ पढ़ने वाले, उसको नंबर ऑफ मैथ यानी इसे प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर आपको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं ना, तो उसमें नंबर ऑफ मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लस नहीं सॉरी केवल मैथ नहीं, कि मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट ये वाला घेरा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट। मेरी बात ध्यान समझना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट और रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ देखो मैथ पढ़ने के दौरान 20% काउंट हो गया, रीजनिंग पढ़ने के दौरान जोड़ने के दौरान 20% काउंट हो गया। नहीं समझ पा रहे हो? जब ने कहा मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो ये पूरा घेरा आओ कि नहीं आओ, हमारी 20% काउंट हुई रो, काउंट हुई रो कि नहीं। फिर हमने कह दिया रीजनिंग पढ़ने वाले, फिर इसे ये दोबारा काउंट होगा, तो 20% दोबारा काउंट होगा, इसलिए इसको हम घटा देते हैं। नंबर ऑफ मैथ रीजनिंग, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लोग दोनों में जो है। क्लियर? तो इस पे ही लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रश्न को। अब इससे अगर निकालना चाहते हो तो मैथ पढ़ने वाले कितने थे 40, रीजनिंग पढ़ने वाले कितने थे 70, ठीक है, और दोनों पढ़ने वाले कितने थे 20, सही है। तो घटा दो, 90 आ जाएगा जोड़ के, ठीक है, आ गया कि नहीं। लेकिन 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 बच्चा, हम इस प्रश्न को इंटरसेक्शन से हमें मतलब नहीं, सेट नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम। हालांकि जो लिया गया ये फार्मूला इसे लिया गया है, तो हम सेट सीखने नहीं जा रहे हैं। सेट आप सीख चुके हो कक्षा 10 में, 11, 12 में जो भी सीखा है। तो इसको हम पढ़ेंगे कुल। क्या पढ़ेंगे? कुल। कुल बराबर मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लस रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट माइनस दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट। बस ये याद रखना है। अगर कुल निकालना हो तो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैथ की जगह और भी कुछ हो सकता है, ठीक, मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लस रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट माइनस दोनों, वही है देखो जो इसमें था। हालांकि यहाँ थोड़ा लैंग्वेज सेट की तरीके का है, यहाँ हमने इसको आसान कर दिया। तो इस फार्मूले से भी निकालोगे तब भी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से हमने इनको बताया आपको, चाहे आप वेन डायग्राम से बना लो, चाहे इस फार्मूले से निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम कुछ प्रश्न इस पर आधारित करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने % छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए, आपसे कह दिया बीच वाला ढूंढो हमेशा, कॉमन वाला। कह रहा 27% छात्र, पहले ऐसा बना लो अपना वेन डायग्राम, ठीक है। 27% जो छात्र हैं बच्चा, क्या कह रहा है देखो, 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। मतलब 27% जो छात्र हैं ना, ये कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, वो वाले हैं, उनको हमने बीच में रख दिया। अब इधर कह रहा है देखो 70% छात्र अंग्रेजी, ये नहीं बोल सकते हैं, याद रखना इसमें, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। अब कह रहा है 70% छात्र अंग्रेजी। अच्छा एक चीज बताओ, 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, देखो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो अगर 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं तो कितने नहीं बोल सकते हैं, ये बताओ। 30% नहीं बोल सकते, तो 30% छात्र जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखो, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी वाला हमने इसको बना दिया, तो हिंदी जो बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 65%, ये बोलने वाले हैं। तो नहीं बोलने वाले कितने होंगे, 100 में से 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35%, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों हमने नहीं वाला क्यों बदल दिया, क्योंकि ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला जो दोनों है वो नहीं बोलने वाला है, 27% नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है बताइए, तो कितने % छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ये बताओ, ठीक है। कितने % छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा 30% जो है नहीं बोल सकते हैं,
क्या नहीं बोल सकते हैं? इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो कितने परसेंट छात्र केवल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? केवल इंग्लिश नहीं बोलने वाले कितने परसेंट है बच्चा? तो इसमें से इसको घटाओगे ना तो आ जाएगा 3%। 3% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ठीक है। अरे भैया हिंदी और अंग्रेजी ना बोलने वाले तो 27% है, लेकिन केवल अंग्रेजी ना बोलने वाले 30 में से 27 घटाएंगे तो 3%। केवल हिंदी ना बोलने वाले 35 में से 27 घटाओगे तो वो यहाँ आ जाएगा। केवल हिंदी ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे? 35 में 27 गया, कितना गया? 8। तो केवल हिंदी ना बोलने वाले कितने हैं? 8। तो कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले कुल कितने हुए? तो कुल जो कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं वो कितने हुए? सबको जोड़ दो। 3 + 27 + 8, ठीक है। तो कितना हो गया? 27, 3, 30 और 38। 38% लोग जो हैं वो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कई रहा तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ठीक है। तो कितने परसेंट कोई भी भाषा ना बोलने वाले? 38%। और कितने परसेंट छात्र जो है दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो बताओ। तो 100 में से घटा लो। ठीक है, दोनों में से मतलब कोई भाषा ना बोलने वाले 38 और कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 100 में से घटा दो 62%। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो और इसको अगर उससे लगाएं, उससे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कुल बराबर m+r लगा दिया है। आप चाहो तो a + b भी कर सकते हो, a + b - दोनों। तो देखो बच्चा हमें निकालना क्या है? सबसे पहले आप इस पे फोकस करो कि बीच वाला क्या दिया है और निकालना क्या है। तो निकालना है आपसे कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और 27% छात्र में से 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है। तो 27% छात्र हैं ये दोनों में से कोई नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो है ये मान किसका है? दोनों का। तो 27% छात्र जो है वो दोनों में से कोई नहीं बोल सकता। इधर देखो ये दिया, ये ऊपर वाला 70% तो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो बोल कितने अंग्रेजी कितने परसेंट नहीं बोल सकते? 30%। तो ये मान हो गया ए का 30%। 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो बोल कितने नहीं सकते हैं? 35%। ये मान हो गया बी का। तो कुल दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकने वाले कुल कितने परसेंट हो गए? हटा दो, कितने हो गया? 65 - 27। ठीक है, कितना हो गया? 38 नहीं आएगा? कितना आ रहा है? ज़्यादा गड़बड़ हो गया का? 15 में से 7 गया 8, और इधर कितना बचा? 5 में से 2 गया 3। 38% छात्र जो हैं वो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा ये नहीं गया, हमसे पूछा गया है कि दोनों भाषा बोल लेने वाले कितने परसेंट। तो दोनों बोल लेने वाले 100 में से फिर से घटा दो, 100 में से घटा दो 38। ठीक, नहीं समझ में आओ? एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? फिर से वही सा क्वेश्चन है क्या? देखो एक काम कर लो, ये नहीं वाले का टी कर दो, खेलते हैं उमा बदल दो, तो वो जाइए 140, या फिर भैया अपन वैसे समझ लो। ठीक है, बाद में 100 से घटा दो और का, जैसे समझो। जैसे एक ये भैया देखो, एक गोला यो एक गोला यो, दो प्रकार के लोग हैं। एक फुटबॉल खेलने वाले, ये फुटबॉल वाला गोला है, और ये क्रिकेट वाला है। ठीक है, क्रिकेट वाला 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। कितने परसेंट खेलते हैं? 40%। टिक लगा दें तो खेलते हैं। 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 50% छात्र क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। 18% कोई नहीं खेल रहा, यानी 18% यहाँ आएगा कि नहीं? ये कोई नहीं खेल रहा है, मतलब कोई भी खेल नहीं खेल रहा। अच्छा, ये यहाँ आएगा। एक चीज वो बताओ,
एक काम वो कर सकता था, अगर हम नहीं खेलते हैं तो खेलने में बदल दें, तो उनका बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है ना ही बात पल्ले पड़ी। ये 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते, तो कितने परसेंट छात्र हैं जो कोई भी खेल खेलते होंगे? तो घटा दो खा 100 में से, ठीक है। कोई नहीं खेलते मतलब कोई ना कोई खेल खेलते होंगे, ये दोनों खेल खेलते होंगे, बदल दिया तो कैसे समझ पाओ, ठीक है। तो अगर बदल दिया तो कितना आ गया, 100 में से घटाइए तो कितना आ गया बच्चा, 82। 82% छात्र जो है वो दोनों खेल खेलते हैं, तो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, ठीक है। या फिर रेखा बदलने से अच्छा ही है वही से करो, ये कॉमन लेके चलो, एक ही तरीका लेके चलो। 18% खेलते हैं मतलब कोई खेल नहीं खेलते, अब इनको नहीं में बदल दो दोनों को, तो मतलब 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते होंगे? 60% लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। 50% लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते होंगे? 50% लोग नहीं खेलते होंगे, ठीक है। अब देखो केवल फुटबॉल नहीं खेलने वाले कितने बचे? देखो फुटबॉल नहीं खेलने वाले तो हैं 60%, दोनों नहीं खेलने वाले 18%, केवल फुटबॉल नहीं खेलने वाले घटा दो, 60 में से 18 घटाए कितना बचो? 42, ठीक है। केवल क्रिकेट नहीं खेलने वाले कितने बचे? 50 में से 18 घटा दो, 32%। तो भैया कोई भी खेल ना खिलवे वाले कितने परसेंट? नहीं बा है सब कुछ, तो नहीं वाला है तो नहीं वाला निकाल दो। 42% ये, 18% ये, 32% ये, जोड़ दो भैया। 8 2 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 4 5 3 7 और 1 8, 82%। ना होगा का? सही तो है यार। 4 1 5 3 8 1 9, हाँ 9 ही है भैया, 92%, ठीक है। तो 92% जो है वो कुछ नहीं खेलते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, कितने परसेंट छात्र दोनों खेल खेलते हैं? तो भैया 92% कोई नहीं खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट हैं? तो बस 100 में से घटा के निकाल दो, 100 माइनस 8, 100 माइनस 92, 8%, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 141 नंबर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे? एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है, यानी हर छात्र ने कोई ना कोई विषय लिया है, ये बोल रहा है। और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, यहाँ पे याद रखना 40 छात्र बोला, परसेंट नहीं बोला है। तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो बना लो सबसे पहले गोला इसे अपना काम करके। एक विद्यालय में एक कक्षा में 72% छात्र जी बायोलॉजी के हैं, 72% छात्र जो है बायोलॉजी लिए हैं। तो 44% छात्र जो है मैथ लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच वाली बात है वो क्या है कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, दोनों विषय 40% नहीं 40 छात्रों ने लिया। अब तो इन पर दिक्कत आ गई भैया, अगर परसेंट यहाँ पे रहता है तो हम काम कर सकते थे बढ़िया, ये फार्मूला लगा लो चाहे मुझसे करके अपन बदल करके निकाल लेते। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, कुल परसेंट दिया ही नहीं, तो परसेंट जब नहीं दिया तो क्या करें हम लोग। तो देखो एक चीज बताओ, कोई भी कक्षा अगर होती है अपने आप तो उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट होते हैं? 100% होते हैं कि नहीं? अपने आप में कोई भी कक्षा होती है जितने भी बच्चे हों 100% माना जाता है। लेकिन यहाँ अगर देखो तो मैथ और रीजनिंग मिला के कितने परसेंट बन रहे हैं? 72 योग 6 कितना हो गया? 116% स्टूडेंट बन रहे हैं। इस कैसे हो सकता है? अपने आप में कोई भी कक्षा हो 100% होती है, स्टूडेंट उसमें 100% ही होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों को जोड़ा तो 116% निकल के आ गया। क्यों 16% ज़्यादा क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं और उनको 2 बार काउंट कर लिया गया है। बात समझ पाए? तो कुछ कितने 1600 होता है, 116% निकल के आ गया। तो 16% स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने दोनों पर लिए हैं सब्जेक्ट। कितने परसेंट? 16। तो 16% यहाँ पे आएगा, 16% विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट लिए, ठीक है।
आपसे कह क्या रहा है, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, आपसे ये पूछा है। तो आप निकाल लो आसानी से, नहीं निकल पाइए। इससे एक घटाओ, कुल छात्र पूछा है ना। देखो कैसे निकाल सकते हो इसको। एक ऐसे घटाओ, कितना जी है बायोलॉजी लेने वाले, या फिर ऐसे कर लो। एक 72 में 16 गया, कितना बचा बच्चा? 48। 12 में 6 गया 6 है, और 6 में से 1 गया 5, 56। ऐसे का घटाओ। 14 में 6 गया 8। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा ये। क्या कह रहा, कुल छात्र कितने हैं? तो 16% की वैल्यू हो गई 40। ऐसे निकाल, 16% छात्र जो है, जो दोनों में है, उनकी वैल्यू हो गई 40। तो एक मिनट देख लें इसको। तो देखो बच्चा, हाँ तो यहाँ पर ऐसे ही समझो इसको, इसके निकालने की जरूरत नहीं है। 16% की वैल्यू चूंकि 40 है, तो 100% होते हैं किसी भी कक्षा में, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 40/16 गुणा 100, 16 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 100। ठीक है, और ये आ जाएगा 250। तो कुल छात्र कितने थे? 250। ठीक।